की नई पाठशाला। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की है ताकि उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके बच्चे। जब बच्चे स्कूल से निकले तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए सरकार ने विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की है। ठीक है, विभिन्न तरह के सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किया है। विभिन्न प्रकार के जो कॉलेज हैं उनका भी व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कॉलेज बने और लोग शिक्षा पाएं, बच्चे बड़े होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, तो ये सरकार का उद्देश्य है। इसी संबंध में हम अब देखेंगे, हमने देखा शिक्षा, अब सरकार स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है, उस पर देखते हैं थोड़ा। तो सरकार स्वास्थ्य पर क्यों ध्यान देती है? क्योंकि फर्म क्या होता है? फर्म अर्थात कंपनी, उद्योग क्या चाहता है? उद्योग चाहती है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग क्या हो? प्रोडक्टिव हो, ज्यादा उत्पादन करें। तो ज्यादा उत्पादन कौन लोग करेगा? जो स्वस्थ होगा। स्वस्थ लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो क्या होंगे? ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ हों। तो सरकार इसके लिए क्या करती है? देखे होंगे कि हर जगह हॉस्पिटल बन रहा है, गांव-गांव में भी आजकल हॉस्पिटल बनने लगा है। ठीक है, तो सरकार क्यों चाहती है? क्योंकि लोग स्वस्थ हो। ठीक है, और अस्वस्थ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, देश के लिए भी बोझ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बीमार रहते हैं, और बीमार रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो सिर्फ बैठ के खाएंगे, या फिर वो बीमार रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो काम नहीं कर पाएंगे तो वो एक तरह से नुकसान ही हो रहा है देश का। तो सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ हों, स्वस्थ होंगे तो काम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए सरकार किस पर ध्यान दे रही है? स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने से क्या हुआ है? लोगों का स्वास्थ्य स्थिति अब पहले से बेहतर होने लगा है। उसके कुछ सबूत हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सरकार ने शिक्षा पर ध्यान दिया, जिससे क्या हुआ है? जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा यानी लोगों की जीने की उम्र बढ़ गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है? 2000 तक में ये 64 वर्ष हो गई है। ठीक है, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की बात की गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से बढ़कर 2000 तक 75 हो गई। यहाँ पर देखिए कि शिशु मृत्यु दर भी क्या हो गई है? घट गई है। शिशु मृत्यु दर घट गई कहने का मतलब बच्चे कम मर रहे हैं। बच्चे कम मर रहे हैं यानी कि स्वास्थ्य स्थिति ठीक हुआ है। स्वास्थ्य स्थिति अगर अच्छी नहीं होती तो बच्चे ज्यादा मरते, बच्चों की ज्यादा मृत्यु होती। स्वास्थ्य स्थिति अच्छी हुई है, इसलिए बच्चे भी कम मरे हैं। ठीक है, अशोधित जन्म दर गिरकर 26.1 और मृत्यु दर 8.7 पर आ गई। जन्म दर भी क्या हुआ है? घट गया है। जन्म दर घटने का मतलब क्या है? जन्म दर से क्या फायदा है? अगर ज्यादा जन्म दर होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से भी पोषण स्तर सब तक नहीं पहुंच पाता है। किसी घर में आप देखिए, अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो सभी बच्चे स्वस्थ होंगे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ज्यादा बच्चे बीमार हो। माँ बाप बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं ज्यादा जनसंख्या होने से घर का, है ना। किसी घर में देखिए, मान लीजिए 10 बच्चा है, तो उसके माँ बाप, उस 10 बच्चे के माँ बाप हर बच्चे पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और उसी जगह घर में 1 या 2 बच्चा है तो उसकी देखभाल अच्छे से होगी। ठीक है, तो जन्म दर भी कम हुआ है। ठीक है, और मृत्यु दर भी कम हुआ है। मृत्यु दर पहले ज्यादा था, लोग ज्यादा मर रहे थे। ठीक है, लोगों की मृत्यु ज्यादा होती थी, विभिन्न कारणों से होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारी थी, है ना।
बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता था, अब उनका इलाज हो पाता है, स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हो गई है, इसलिए मृत्यु दर भी घट गई है। ये क्या साबित कर रहा है कि हमने स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार किया है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष में कम से कम एक वर्ष में 1000 में एक वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे की मृत्यु हो गई है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष में कम आयु की शिशु की मृत्यु से है। ठीक है, एक वर्ष के कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जा रहे हैं या उनकी मृत्यु हो जा रही है, ये है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये 1000 में होगा। ठीक है, अब देखेंगे जन्म दर। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चे का जन्म हो रहा है, यह है जन्म दर। ठीक है, अब देखेंगे मृत्यु दर। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति 1000 में कितने व्यक्ति मर जा रहे हैं, कितने व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, यह है मृत्यु दर। तो इन सब में पहले से सुधार हुआ है, यानी जो खराब था, मृत्यु दर पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। जन्म दर भी पहले ज़्यादा था, अभी घटा है। शिशु मृत्यु दर भी पहले ज़्यादा था, अभी घटा है। तो ये सब क्या साबित कर रहा है कि स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हुई है। ठीक है, और जिससे क्या हुआ है, लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुई है। लोग पहले से बेहतर हुए हैं, पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए हैं, जिससे देश का भी भला हो रहा है। देश भी अब विकसित हो रहा है कि नहीं? पहले की तुलना में देश काफ़ी आगे निकल चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों में सुधार हो रहा है। ठीक है, तो हमें अपना सुधार करना है ताकि देश का भी सुधार होगा। तो बच्चे, आप ध्यान देंगे कि नहीं? आपको ध्यान देना होगा। आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपका भला होगा तो देश का भला अपने आप हो जाएगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि रोजगार, यानी कि रोजगार सबके पास होना चाहिए। रोजगार सबके पास नहीं होता है, वो स्थिति हो जाती है बेरोजगारी। तो हम अभी देखने वाले हैं बेरोजगारी के विषय में। तो बच्चों, आप ये बताइए कि बेरोजगार किसे कहेंगे? क्या आप बेरोजगार हैं? नहीं, आप बेरोजगार नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका काम कमाना नहीं है, आपका काम है पढ़ना। बेरोजगार किसे कहेंगे? जिसका मन हो काम करने का। आपका मन नहीं है अभी काम करने का, आपका काम है अभी पढ़ना। तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान रहती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को काम ना मिले। ठीक है, तो बच्चों, आपको काम करने का इच्छा नहीं है अभी, तो आप बेरोजगार नहीं होंगे। ठीक है, तो बेरोजगार कौन है? जो काम करने का इच्छा रखता है और उसको काम ना मिले, वो है बेरोजगार, और यही बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, तो क्या आप बताइए कि आपके घर में बुजुर्ग हो गए, फिर कुछ घरेलू महिलाएं हैं, वो सब बेरोजगार है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो भी काम करना नहीं चाहती है। उनका काम घर में है, वो चाहती है कि हम घर में रहें। तो वो घर में अगर रहना चाहती है तो वो बेरोजगार नहीं होगी। वो अगर चाहेगी कि बाहर जाके काम करें और काम ना मिले, तब वो बेरोजगारी की लिस्ट में आएगी। ठीक है, तो हमने जान लिया कि बेरोजगारी क्या है। अब बेरोजगारी आपकी पुस्तक में बताया गया है कि 2 प्रकार के हैं। पहला ग्रामीण बेरोजगारी और एक शहरी बेरोजगारी या नगरीय बेरोजगारी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है, तो ग्रामीण बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी मौसमी बेरोजगारी के विषय में। मौसमी बेरोजगारी अर्थात जो कि मौसम से संबंधित है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये आपने देखा ही होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे किसान परिवार से संबंधित होंगे,
है ना। तो आप देखते होंगे कि किसान लोग कुछ महीने कार्यरत होते हैं, कुछ महीने काम करते हैं और साल के कुछ महीने घर बैठे रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वर्ष के कुछ महीने उनके पास काम होता है और वर्ष के कुछ महीने वो बेरोजगार होते हैं। तो जो वर्ष के कुछ महीने बेरोजगार हैं, यही है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो हमने देख लिया मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। नियोजित प्रतीत होते हैं कहने का मतलब ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम का गिनती नहीं होता है। अब ऐसा कौन सा काम है जो गिनती नहीं होता है, देखते हैं। चलिए, मान लीजिए किसी खेत में 5 लोगों के काम करने की जरूरत है, यानी किसी खेत में जो भी उत्पादन हो रहा है वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं। उस खेत में 5 लोग भी काम करें तो काफी है ना, लेकिन उस खेत में 5 से ज्यादा लोग काम पे लगे रहते हैं। आपने देखा होगा गांव में कि 5 से ज्यादा उस खेत में 5 लोगों की जरूरत है तो उसमें 8 लोग लगे होते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो काम अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं उनका काम का योगदान क्या हो गया, शून्य हो गया। वो देश का उत्पादन में योगदान नहीं दे रहे हैं, उनके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उनका काम जो है वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये काम क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, उनका कहा जाता है, अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो उनका सीमांत उत्पादन जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, ये दोनों जो थे ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत आते थे। अब हम देखेंगे शहरी बेरोजगारी। ठीक है, तो शहरी बेरोजगारी क्या है, ये शहरों में ज्यादातर देखा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे युवा लोग खाली बैठे होते हैं, बेरोजगार होते हैं। वो पढ़े लिखे होते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है उनको। ठीक है, काम क्यों नहीं मिलता है, आप देखे होंगे कि जो ज्यादातर उच्च योग्यताधारी लोग होते हैं वो लोग छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनको आप बहुत छोटा काम दे दीजिए, कहीं चपरासी का काम हो या कुछ छोटा काम, स्वीपर का काम हो, झाड़ूदार का काम मिल जाए, तो जो MBA किए हुए लोग होंगे उन लोगों को आप कहेंगे कि झाड़ूदार का काम करो तो वो करेंगे नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा ये काम, उनको दिल में थोड़ा अलग महसूस होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, है ना। इसलिए वो चाहेंगे मैं बेरोजगार रह लूंगा, इससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो होता क्या है, जो उच्च योग्यताधारी लोग होते हैं वो बेरोजगार रहना पसंद कर लेते हैं छोटा काम करने से। ठीक है, तो यही है शिक्षित बेरोजगारी, वो बेरोजगार रहना ही पसंद कर लेते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी आपने देख लिया कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है। अब बेरोजगारी से होता क्या है, लोग बेरोजगार होंगे तो क्या होगा, देश का भला होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिव लोग हैं, ये जो युवा वर्ग है, काम करने वाले लोग, ये ज्यादा काम करेंगे, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार नहीं मिलने से क्या हो रहा है, इनकी योग्यता का नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी से जनशक्ति की बर्बादी होती है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अब तक परिसंपत्ति बनने वाले थे, अब क्या बन जाएंगे, ये दायित्व बन जाएंगे। परिसंपत्ति कहने का मतलब ये देश की आय को बढ़ाने वाले थे, अब ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब दायित्व। तो वो रोजगार होने से ये क्या होते, प्रोडक्टिव होते, उत्पादक होते। ठीक है, तो बेरोजगारी से क्या हो गया, सरकार जो देश है वो मंदीग्रस्त हो जाता है, मंदी की ओर चला जाता है। ठीक है, तो सरकार का क्या ध्यान होना चाहिए कि रोजगार पर भी ध्यान दे, और सरकार देती भी है। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर ये आपकी पुस्तक में बताया गया है कि सांख्यिकीय रूप से बेरोजगारी की दर
हमारे देश में निम्न है। अब निम्न क्यों है, बेरोजगारी की दर क्यों निम्न है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उच्च योग्यताधारी या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी घर चलाने के लिए मजबूरी में छोटा मोटा काम कर लेते हैं और उनको भी नियोजित मान लिया जाता है। उनका योग्यता क्या है, ऊंचा है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है और जिसके कारण वो क्या कर लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं और उनको समझा जाता है कि ये नियोजित हैं। ठीक है, इसको अल्प रोजगार भी कहा जाता है। तो ये भी कारण है कि लोगों को समझा जा रहा है कि वो नियोजित हैं और सांख्यिकीय रूप से ये दर्शाता है कि लोगों में बेरोजगारी की दर निम्न है। ठीक है, तो ये था पुस्तक में सरकार का ये ध्यान बताया गया था कि सरकार ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है, अब सरकार रोजगार पर भी ध्यान दे रही है। ठीक है, इससे संबंधित एक कहानी भी दी गई है आपकी पुस्तक में। वो कहानी के विषय में थोड़ा सा बता दूं मैं। कहानी में बताया गया है कि एक गांव है जहां पर सब लोग कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर एक सदस्य जो है वो चाहता है कि मेरा बेटा बाहर जाके पढ़े। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने बच्चे को कृषि महाविद्यालय में एडमिशन दिलाता है। कृषि महाविद्यालय यानी कि एक जो एग्रीकल्चर कॉलेज होता है वहाँ पर एडमिशन दिलाता है और उसका एडमिशन हो भी जाता है। एडमिशन लेने के बाद वो लड़का बड़ा होता है, वो पढ़ता है वहाँ पर और उसके बाद वापस आता है और एक ऐसा हल बनाता है जिससे अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी जुताई होती है। हल बनाता है जिससे जुताई अच्छी होती है और जुताई अच्छी होने से उसका उत्पादन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके देखा देखी गांव के लोग उससे प्रोत्साहित होते हैं और वो भी उससे कुछ सीखना चाहते हैं, जिससे गांव के लोगों को भी वो कुछ ट्रेनिंग देता है और गांव में भी जो उसने हल बनाया है वो ट्रेनिंग देता है और गांव में भी इसका प्रसार करता है, जिससे गांव की भी खेती बढ़ती है। अब गांव में खेती की वृद्धि हुई, जिससे गांव में क्या आया, पैसा आया। अब यहाँ पर लोग दूसरे काम में भी हाथ बढ़ाने लगे, सिलाई कोर्स वगैरह शुरू होने लगा और विभिन्न तरह के काम होने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक लड़का जो शिक्षित हुआ, कॉलेज गया, वहाँ से आया और गांव में उत्पादन क्षमता का विकास किया। उसके मदद से गांव में विभिन्न तरह के लोग भी विकसित होने लगे। तो यहाँ पर क्या देखे इस कहानी में कि गांव का एक इंसान भी अगर मदद कर रहा है, वो शिक्षित हुआ, तो वो पूरे गांव को भी विकसित कर देता है। तो सरकार का भी यही सोच है कि लोग विकसित हो, लोग शिक्षा में सुधार करें, लोग स्वास्थ्य में सुधार करें, बेरोजगारी की दर भी कम हो। तो सरकार का ये ध्यान है। तो यही था इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छी समझ के लिए पुस्तक को 2-3 बार पढ़ें और वीडियो को भी 1-2 बार ध्यान से देखें ताकि आपको आपकी समझ और विकसित हो। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।